Good morning, dear students. Today we are going to start with our lesson uh, United Nations Organization Origin, Objectives, and the Principal Organs. In this chapter, we will discuss the following contents: UN, Origin, Objective, and Principal Organs, Principal Organs of UNO, the General Assembly, Security Council, and International Court of Justice. Origin and objectives of objective and principal organs of UNO. The United Nations Organization is an international organization including almost all sovereign states in the world. पूरे वर्ल्ड के जितने भी इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, all the countries of the world which are independent or sovereign are member of UNO. वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट कंट्रीज यूएनओ के मेंबर्स हैं. यूएनओ को एस्टेब्लिश किया गया था टू मेंटेन वर्ल्ड पीस एंड सिक्योर द इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन अंडर विच दिस कैन बी मेंटेन. मतलब इसको वर्ल्ड में जो पीस है उसको मेंटेन करने के लिए और जो डिफरेंट कंट्रीज हैं उनके इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल कंडीशंस हैं उनको सेव करने के लिए इसे बनाया गया था. पर कॉजेज वर डिफरेंट, बट first of all we can say कि due to the two world war, this was created to maintain world peace को maintain करने के लिए जो दो वर्ल्ड वार हुए थे उन वर्ल्ड वार में जो कुछ भी नुकसान हुआ था उस नुकसान से पूरी दुनिया को वैसा नुकसान आगे दोबारा ना हो, उस सब से बचने के लिए इसे बनाया गया था. फियर ऑफ डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, most terrifying weapons, failure of League of Nations, building a durable structure of peace and security in the world. The war is a horrible thing. ये आप सबको पता है कि वार है वो हर कंडीशन में बुरी होती है. 20th सेंचुरी में तो दो वर्ल्ड वार देखे गए बेटा. फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 to 1918, second world war 1939 to 1945. These were more terrible than all the war of the past. सेकेंड वर्ल्ड वार लेफ्ट 50 मिलियन डेड. अब देखिए बेटा जी कि सेकेंड वर्ल्ड वार में अब मोर देन 50 मिलियन पीपल है उनकी डेथ हुई. इसके साथ साथ पूरे वर्ल्ड ओवर जो मिजरी, डिप्रेशन, इकोनॉमिक क्राइसिस ये सब हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वार की वजह से, सेकेंड वर्ल्ड वार की, फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वार की वजह से. बहुत सारे सिटीज हैं वो कंप्लीटली खत्म हो गए और बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं या स्टेट्स थे या बिजनेस सेंटर्स थे उन्हें बॉम्ब के जरिए खत्म कर दिया गया. फिर इसके साथ साथ एग्जांपल है मोस्ट टेरिफाइंग वेपन्स. जो वर्स्ट एस्पेक्ट थे इस इन वर्ल्ड वार के, न्यूक्लियर वार. सेकेंड वर्ल्ड वार वाज न्यूक्लियर वार. अब देखिए हिरोशिमा और नागासाकी जापान की दो सिटीज, उनके ऊपर 6 और 9 अगस्त को बॉम्ब डाले गए, न्यूक्लियर बॉम्ब डाले गए और उसमें लाखों लोग मारे गए. तो उस न्यूक्लियर वेपन्स के को दोबारा से ना यूज हो उनका, या उनके खतरे से जो लोग डरे, उसकी वजह से उन्हें एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन चाहिए था जो वर्ल्ड में पीस क्रिएट कर सके. तो उसके लिए भी यूएन माना जा सकता है कि न्यूक्लियर वार भी एक कारण था यूएनओ के बनने का. न्यूक्लियर वार वुड बी एन होमिसाइड डेथ फॉर ऑल. न्यूक्लियर वार माना जाता है कि अगर कभी आने वाले टाइम में थर्ड वर्ल्ड वार होता है. आइंस्टाइन जी से एक बार पूछा गया कि थर्ड वर्ल्ड वार कैसा होगा, तो उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं पता कि थर्ड वर्ल्ड वार कैसा होगा, लेकिन अगर कभी फोर्थ वर्ल्ड वार लड़ा गया तो वो ईंट पत्थरों से लड़ा जाएगा. इट मीन्स उनके कहने का मतलब था कि जो थर्ड वर्ल्ड वार होगा वो पूरी दुनिया से लाइफ को पूरी तरह से खत्म कर देगा, क्योंकि हर कंट्री के पास, ऑलमोस्ट हर कंट्री के पास या बहुत जो पावरफुल कंट्रीज हैं उनके पास इतने वेपन्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं या डिस्ट्रक्टिव पूरी तरह से वर्ल्ड को खत्म करने वाले वेपन्स हैं कि कंप्लीटली लाइफ खत्म हो जाएगी अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन. फिर है लीग ऑफ नेशन. लीग ऑफ नेशन है वो फेल हो गई. फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद लीग ऑफ नेशन को बनाया गया था 1920 में, लेकिन
जहां लीग ऑफ नेशन को इफेक्टिवली अपना रोल प्ले करना था वहां वो रोल प्ले नहीं कर पाई, और उस रोल प्ले ना कर पाने की वजह से जहां उसको इंटरफेयर करना था वो नहीं कर पाए, उस वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। अगर लीग ऑफ नेशन में पावरफुल कंट्रीज का इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता या वो अपनी पावर का मिसयूज नहीं करते तो शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होता, लेकिन लीग ऑफ नेशन है वो इफेक्टिवली काम नहीं कर पाई। लीग ऑफ नेशन वाज बोर्न इन द ट्रेजेडी ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। लीग ऑफ नेशन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बनी। इसने अपने काम को स्टार्टिंग में बिल्कुल वैल्यूएबल तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड करवाना, पहले 10 ईयर्स तक काफ़ी अच्छे से इसने काम किया, लेकिन लीग ऑफ नेशन है जो 1930 में जो एक्ट ऑफ अग्रेशन था, फिर 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो शुरू हुआ, उसको रोकने में पूरी तरह से नाकामयाब रही। फिर है बिल्डिंग ए ड्यूरेबल स्ट्रक्चर ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड। इसके साथ साथ जो डिफरेंट कंट्रीज थे वर्ल्ड के, उन्हें लगता था कि कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए वर्ल्ड में जो इंटरनेशनल पीस क्रिएट कर सके, तो उसके लिए भी यूएनओ की एस्टेब्लिशमेंट है। बिसाइड वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन द वार अरोज्ड सस्पिशियंस एंड एनकरेज्ड आर्म रेस। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आर्म रेस है वो स्टार्ट हो गई। डिफरेंट कंट्रीज हैं अपने आप को दूसरे कंट्री से पावरफुल शो करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा है आर्म रेस के ऊपर, हथियारों की दौड़ के ऊपर, हथियार बनाने के ऊपर यूज करने लगे। They strove to build a durable structure of peace and security in the minds and heart of the people across the world. अब ऐसे वर्ल्ड लीडर थे, उन्हें लगने लगा कि कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड को फ्री फ्रॉम एग्रेशन होना चाहिए, या एक ऐसा वो लोग जो चाहते थे कि पूरे वर्ल्ड में पीस क्रिएट हो। उन लीडर्स ने कोशिश की कि पूरी दुनिया के लोगों के दिलों में पीस और सिक्योरिटी है वो डाली जाए। जो लोगों के दिलों में पूरे वर्ल्ड ओवर डर है वेपन्स का, वर्ल्ड वार का या वार का, उसे निकाला जाए। लॉन्ग ड्रॉन आउट द डेलिब्रेशन लेड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन। और एक लंबे समय तक डिफरेंट कंट्रीज के जो लीडर्स थे वो मिलते रहे, और अल्टीमेटली ये सब हुआ वर्ल्ड वार के चलते चलते ही, और अल्टीमेटली 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ ऑफिशियली एग्जिस्ट होके या ऑफिशियली स्टार्ट हुआ। अब पहले अगस्त 1941 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मिस्टर चर्चिल, यूएस प्रेसिडेंट रूजवेल्ट और डिफरेंट लीडर्स हैं वो मिले। उसे अटलांटिक चार्टर का नाम दिया गया। न्यू फाउंडलैंड में वो लोग मिले थे, कहीं पर बैटलशिप के ऊपर ही। उनका मेन पर्पस था कि किसी तरीके से वर्ल्ड वार खत्म हो और पीस क्रिएट हो। फिर वाशिंगटन में ये लोग यूनाइटेड नेशन के लिए इकट्ठे हुए। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट थे। जब 1 जनवरी 1942 को 26 नेशंस ने यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन के ऊपर साइन किए। यानी एक लंबा प्रोसेस चला और अल्टीमेटली 45 में ये एस्टेब्लिश हुआ। फिर सैन फ्रांसिस्को में 1945 अप्रैल 1945 में फाइनली यूएन चार्टर फाइनल किया गया, उसको फाइनलाइज किया गया। 50 कंट्रीज थे उसमें स्टार्टिंग में, और इन 50 कंट्रीज ने यूएन चार्टर को 26 जून को जो मीटिंग स्टार्ट हुई, 50 कंट्रीज 26 जून से स्टार्ट हुए मीटिंग में, और अल्टीमेटली ये कॉन्फ्रेंस है 15 अक्टूबर 1945 को कंप्लीट हुई। और उस वक्त इसमें पोलैंड भी इंक्लूड हो गया, और पोलैंड के इंक्लूड होने के बाद 51 कंट्रीज हैं वो ओरिजिनल कंट्रीज या ओरिजिनल मेंबर्स के और इसके यूएनओ के बने, और इंडिया भी उन 51 में से एक मेंबर था जो ओरिजिनल मेंबर थे। हम लोग उस टाइम पे इंडिपेंडेंट नहीं थे, बट स्टिल आवर लीडर्स वर वर्किंग फॉर the establishment of this UNO. They were participating in it. Then objectives क्या क्या थे इसके, कि यूएनओ को बनाने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या थे, पर्पजेस क्या थे यूएनओ के। Preamble and Article 1 of the Charter lay down the objective and purpose of the United Nations. They are as follows: to save succeeding generation from the scourge of war. जो आने वाली जनरेशन है, आने वाली जनरेशन्स को लड़ाई के या वार के दुख से बचाया जा सके, उससे जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन सबसे बचाया जा सके। टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड टू टेक इफेक्टिव मेजर फॉर द रिमूवल ऑफ द थ्रेट ऑफ द पीस। और जो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी है उसको मेंटेन किया जाए, इसके साथ साथ जो लोगों के दिलों में अपने सराउंडिंग में जो डर है उस डर को निकाला जाए। जो पीस को लेके लोगों के दिलों में जो डर है कि पीस क्रिएट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा,
उस डर को निकाला जाए। फिर जो डिफरेंट कंट्रीज हैं, डिफरेंट नेशंस हैं, उनके बीच में फ्रेंडली रिलेशंस को क्रिएट किया जाए, उन मेंटेन किया जाए। इसके साथ साथ इंटरनेशनल कोऑपरेशन, जो इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल टाइप की जो भी प्रॉब्लम थी, उन प्रॉब्लम्स को इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ सोल्व किया जाए। उसके साथ साथ जो अंडर टू एस्टेब्लिश कंडीशन अंडर विच जस्टिस एंड रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल ट्रीटीज कैन बी मेंटेन। जो इंटरनेशनल लेवल पर लॉ बनाए जाते हैं या बनाए गए हैं और इंटरनेशनल ट्रीटीज जो की जाती है, उन ट्रीटीज को रिस्पेक्ट की जाए, उनके साथ जस्टिफाई किया जाए। टू क्रिएट फेथ इन द ह्यूमन राइट एंड इन डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ द ह्यूमन पर्सन। इसके साथ साथ ह्यूमन राइट्स हैं, उन फेथ को उनके भी मतलब ह्यूमन राइट्स में फेथ क्रिएट किया जाए कि ह्यूमन राइट भी होने चाहिए लोगों के पास, अपने कुछ पर्सनल राइट्स होने चाहिए टू सर्वाइव प्रॉपरली और टू लीड ए प्रॉपर लाइफ। देन प्रमोट सोशल प्रोग्रेस एंड बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इन लार्ज फ्रीडम। इसके साथ साथ लार्ज स्केल पे लोगों को फ्रीडम प्रोवाइड करवाई जाए, सोशल प्रोग्रेस है वो प्रोवाइड करवाई जाए, और बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो लोगों को मिल सके, इसकी भी कोशिश की गई, या इस पर्पज के लिए भी इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया। देन टू हार्मोनाइज एंड कोऑर्डिनेट to harmonize and coordinate the action of the nations in order to attain the above aims, objectives and purposes। इसके साथ साथ आपस में जो डिफरेंट कंट्रीज हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो, आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे रिलेशन हो, ताकि जितने भी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स और पर्पजेस हैं यूएनओ के, जिस पर्पज के लिए इसको बनाया गया है, उन्हें अचीव किया जा सके। इसके साथ साथ जो ऑब्जेक्टिव और पर्पजेस थे वो हमें बताते हैं कि यूएन के प्रिंसिपल क्या क्या हैं, किस तरीके से यूएन की रिक्वायर्ड है, कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो यूएनओ ने प्रोवाइड करवाए हैं, जिसके बेस पे यूएनओ काम करने वाला है और हर कंट्री को एक इक्वल स्टेटस प्रोवाइड करवाने वाला है। ऑल स्टेट्स आर सॉवरेन एंड इक्वल अकॉर्डिंग टू यूएन प्रिंसिपल। जितने भी स्टेट हैं पूरे वर्ल्ड में, दे 2000 इक्वल एंड सॉवरेन, मतलब उनके किसी भी मामले में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। दे आर इंडिपेंडेंट, सॉवरेन, रिपब्लिक एंड इक्वल। चाहे वो अमीर कंट्री है, गरीब कंट्री है, सबका एक इक्वल स्टेटस है, वो अकॉर्डिंग टू यूएनओ। द मेंबर स्टेट शुड फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन फेथफुली, दैट इज दे शुड सेटल देयर डिस्प्यूट बाय पीसफुल मींस। और इसके साथ साथ जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं वो सारे के सारे फेथफुली काम करने वाले हैं यूएनओ के लिए, और जितने भी डिस्प्यूट्स होंगे वो पीसफुल मींस के साथ ही सेटल कर लिए जाएंगे, आगे कोई वार नहीं होगा, ऐसा इसमें प्रिंसिपल्स में रखा गया। देन स्टेट शुड गिव द यूनाइटेड नेशन एवरी असिस्टेंस इन एनी एक्शन इट टेक। इसके साथ साथ जो मेंबर कंट्रीज होंगे यूएनओ जो भी एक्शन लेगा उस सबको वो फॉलो करने होंगे, जो भी रूल रेगुलेशन बनाए जाएंगे, जो भी डिसीजन लिए जाएंगे यूएनओ के द्वारा, वो सारे के सारे मेंबर कंट्रीज को मानने होंगे। फिर डिफरेंट ऑर्गन्स कौन कौन से हैं यूएनओ के। जनरल असेंबली, अगर हम अपनी बॉडी पार्ट्स के साथ इसे कोरिलेट करें तो जनरल असेंबली हम कह सकते हैं माइंड से पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो जनरल असेंबली पूरे के पूरे यूएनओ को कंट्रोल करती है। इसे पार्लियामेंट ऑफ ए नेशन के जैसे भी हम देख सकते हैं कि यूएनओ है वो किसी एक कंट्री की पार्लियामेंट के जैसे ही काम करती है। Then Economic and Social Council, Trusteeship, Security Council, International Court of Justice and Secretariat. Then General Assembly. All members of United Nations are the members of General Assembly. जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं वो इसके यूएनओ के, वो सारे के सारे जनरल असेंबली के भी मेंबर हैं। द असेंबली मस्ट मीट वंस अ ईयर इन सितंबर। साल में एक मीटिंग, ईयर में एक मीटिंग कम से कम इसकी कंपल्सरी है, एंड दैट एवरी ईयर इट हेल्ड इन सितंबर। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो सेक्रेटरी जनरल की रिक्वेस्ट के ऊपर और सिक्योरिटी काउंसिल की उसके ऊपर रिकमेंडेशन के ऊपर मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ यूएनओ इसको कोई और अगर सेशन की जरूरत पड़ती है तो वो सेशन किया जा सकता है। हर मेंबर है वो अपने कंट्री से 5 रिप्रेजेंटेटिव
सेंड कर सकते हैं। जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं, हर मेंबर कंट्री अपने यहाँ से 5 रिप्रेजेंटेटिव जनरल असेंबली में सेंड कर सकता है, भेज सकता है। बट जब भी वोट करने की का मौका आएगा, कहीं पर भी वोट किया जाएगा, तो उस कंट्री का एक ही वोट काउंट होगा, 5 वोट काउंट नहीं होंगे, 5 वोट काउंट नहीं होंगे, ओनली 1 वोट विल बी काउंट। जनरल असेंबली के फंक्शंस कौन कौन से हैं? The functions of the assembly may be studied under the following headings. Deliberative functions. The assembly may discuss any questions relating to peace and security. It has the power to make recommendation for purpose of promoting international cooperation in the political field as well as in the economic, social, cultural and health field. जो जनरल असेंबली है, यहाँ पर किसी भी कंट्री की पीस एंड सिक्योरिटी से लेके कोई क्वेश्चन है वो उठाया जा सकता है, उस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस किया जा सकता है। और आपस में डिफरेंट कंट्रीज हैं, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल या हेल्थ फील्ड में किसी भी तरह की किसी कंट्री को कोई भी हेल्प रिक्वायर्ड है तो वहां पर ये एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। सुपरवाइजरी फंक्शन, जनरल असेंबली रेगुलेट द वर्किंग ऑफ अदर ऑर्गन्स। जनरल असेंबली है, बाकी ऑर्गन है जो यूएनओ के, उस ऑर्गन्स और एजेंसीज है, उनके कामों को चेक करता है, टाइम टू टाइम रेगुलेट करता है। इट रिसीव्स एंड कंसीडर रिपोर्ट फ्रॉम सिक्योरिटी काउंसिल एंड अदर ऑर्गन्स ऑफ यूएनओ। और उनके लिए काम करने के साथ साथ, उनके काम को चेक करने के साथ साथ, इनकी रिपोर्ट भी लेते रहते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स की कि क्या किसका कौन सा काम किस तरीके से चल रहा है। सेक्रेटरी जनरल इज रिक्वायर्ड टू मेक एन एनुअल रिपोर्ट टू द जनरल असेंबली ऑन द वर्क ऑफ द यूएनओ। और जो सेक्रेटरी जनरल है वो यूएनओ की जो एनुअल रिपोर्ट है वो तैयार करता है, जनरल असेंबली के जितने भी काम है सारे साल के उनकी रिपोर्ट तैयार करता है। और जितने भी यूएनओ के लिए बजट प्रोवाइड करवाना होता है, बजट अप्रूव करना होता है, वो सारा का सारा फाइनेंशियल फंक्शंस में जनरल असेंबली के अंडर आता है। फिर इलेक्टोरल फंक्शन, जनरल असेंबली है, नॉन परमानेंट मेंबर हैं जो सिक्योरिटी काउंसिल के या मेंबर ऑफ काउंसिल एंड सोशल काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के, वो जनरल असेंबली ही इलेक्ट करती है। इसके साथ साथ जो सेक्रेटरी जनरल है, सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन से उसे जनरल असेंबली ही अपॉइंट करती है। और जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के मेंबर्स हैं, जजेस हैं, वो भी जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल मिलके अपॉइंट करते हैं, इलेक्ट करते हैं। देन अमेंडिंग द यूएन चार्टर। इसके साथ साथ बेटा जब यूएनओ बना था उस वक्त जो रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग यूएन चार्टर बना दिया गया या यूएनओ का कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया। लेकिन टाइम के साथ साथ चेंजेस आते चले जाते हैं और उन चेंजेस के साथ साथ अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो टाइम टू टाइम जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में या यूएन चार्टर में कुछ भी अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट होती है तो यूएनओ की जो जनरल असेंबली है वो ही इसको सोल्व करती है या इसमें चेंजेस लेके आती है। सिक्योरिटी काउंसिल, composition of General Assembly. All members of United States are the members of the General Assembly. Then composition of the Security Council. Security Council is often described as the enforcement or executive wing of the UNO. हम कह सकते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल है वो एग्जीक्यूटिव विंग है यूएनओ की, यानी कि सारे के सारे कामों को एग्जीक्यूट करने के लिए सारे जितने भी इसके फंक्शंस हैं यूएनओ के उनको एग्जीक्यूट करने या एनफोर्स करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिक्योरिटी काउंसिल की है। इट हैज बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी। इसके साथ साथ इसकी जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड। द काउंसिल कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स। इसके 15 मेंबर्स होते हैं बेटा, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और बाकी 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं जो 2 इयर्स के लिए, फॉर द टेन्योर ऑफ 2 इयर्स के लिए उन्हें बनाया जाता है। 2/3 मेजॉरिटी, जनरल असेंबली की 2/3 मेजॉरिटी से उन्हें बनाया जाता है। और जो रिटायरिंग मेंबर है वो इमीडिएटली री इलेक्ट नहीं हो सकता, दोबारा से होगा आफ्टर सम टाइम, बट इमीडिएटली वो दोबारा से मेंबर नहीं बन सकता। अब जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं बेटा, इन्हें आप एब्रीविएशन बना के भी याद कर सकते हैं। अब फक्र या जो भी आप, जैसे अब फक्र से मैं बताती हूँ, अब ए से अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बी से ब्रिटेन, अब फक्र
एफ से फ्रांस, सी से चाइना, आर से रशिया। आप अपनी तरह से इस तरह से एब्रीविएशन बना सकते हैं इनको लर्न करने के लिए। फिर डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, यहाँ पर वीटो पावर है, जितने भी 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास वीटो पावर है। वीटो पावर मीन्स पावर टू से नो, मतलब एक नेगेटिव वोट किसी एक परमानेंट मेंबर के पास जो है वो वीटो पावर कहती है। फॉर एग्जाम्पल कोई डिसीजन लिया जाए ना, उस डिसीजन में 14 मेंबर, 4 परमानेंट मेंबर और 10 नॉन परमानेंट मेंबर एक साइड है और एक परमानेंट मेंबर एक साइड पर, उसने मना कर दिया, तो वो बिल पास नहीं माना जाएगा, उस बिल को पास नहीं माना जाएगा। तो उस पावर को वीटो पावर कहा जाता है। Decision on the procedural matter are made by the affirmative vote of 9 members. Decision on the all other matters shall be made by an affirmative vote of 9 members, including the concerning votes of the permanent member. अब अगर कोई नॉन परमानेंट मेंबर अगर एब्सेंट है तो उसके वोट को नेगेटिव वोट नहीं माना जाएगा, लेकिन वो प्रेजेंट है और वोट उसने कास्ट नहीं किया तो उसको नेगेटिव वोट या वीटो पावर का यूज ऑफ वीटो पावर माना जाएगा। सिक्योरिटी काउंसिल है ये, powers and functions of the Security Council. The charter cast upon the Security Council the primary responsibility for the maintenance of international peace and security. The council is vested with the following power and in functions. अब council के पास कौन कौन सी powers है? इन्वेस्टिगेटरी रोल, सिक्योरिटी काउंसिल है वो किसी भी कंट्री, 2 कंट्रीज के बीच में कोई भी डिस्प्यूट है तो उसमें इन्वेस्टिगेट कर सकती है। इंटरनेशनली उसमें जो डिस्प्यूट है उन डिस्प्यूट्स में अपनी अप्रोप्रिएट रिकमेंडेशन प्रोवाइड करवा सकती है, किस तरीके से डिस्प्यूट को सेटल किया जाए वो प्रोवाइड करवा सकती है और उसको इन्वेस्टिगेट कर सकती है। इसके साथ साथ सिक्योरिटी काउंसिल डिफरेंट कंट्रीज को जिनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट है उस डिस्प्यूट को पीसफुल तरीके से, नेगोशिएट तरीके से, मेडिएशन तरीके से, आर्बिट्रेशन तरीके से, किसी भी तरीके से पीसफुल तरीके से उसको सेटल करने के लिए उन कंट्रीज को या उन पार्टीज को कह सकती है। फिर अगर पीसफुल तरीके से कोई मैटर सॉल्व नहीं होता है उस केस में क्या करती है कि जो काउंसिल है वो डिसाइड कर सकती है, इट में डिसाइड कि इन कंट्रीज के बीच में जो कंट्री या जो पार्टी मान नहीं रही है उनके बीच में कोई भी इंटरप्शन, इकोनॉमिक रिलेशंस को उनके साथ खत्म कर दिए जाए, रेल, पोस्टल या अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है उन्हें वहां पर कंट्रोल किया जाए, उनसे कोई कम्युनिकेट ना किया जाए, और डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो उनसे खत्म कर लिए जाए या उनके अगेंस्ट कोई एग्रेशन तरीका है वो यूज किया जाए। मिलिट्री एक्शन, अगर ये पीसफुल तरीके से डिस्प्यूट सेटल नहीं होता है तो मिलिट्री तरीके से भी मिलिट्री एक्शन भी इन कंट्रीज के अगेंस्ट, इंटरनेशनल पावर के अगेंस्ट लिया जा सकता है। सिक्योरिटी काउंसिल है मिलिट्री एक्शन ले सकती है, उसमें एयर के रास्ते, सी के रास्ते, लैंड फोर्सेस, किसी भी तरीके से उनके ऊपर मिलिट्री एक्शन लिया जा सकता है। और जो न्यू मेंबर हैं 2/3 वोट से जनरल असेंबली के, उससे वो सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन से ही न्यू मेंबर हैं वो एडमिशन इसमें सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बन सकते हैं। इलेक्टोरल फंक्शंस हैं बेटा, इलेक्शन है जजेस के, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जजेस के, वो सिक्योरिटी काउंसिल की और जनरल असेंबली की रिकमेंडेशन से बनते हैं। यूएन सेक्रेटरी जनरल है वो भी जनरल असेंबली अपॉइंट करती है सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन के बाद। इसके साथ साथ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से ये किसी भी लीगल मैटर में एडवाइजरी ले सकते हैं। कहीं पर उन्हें लगता है कि कहीं कुछ मामला डिस्प्यूट सेटलमेंट नहीं हो रही है किसी मामले में, किसी मैटर में, तो ये वहां पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से भी एडवाइस ले सकते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, द कोर्ट कंसिस्ट ऑफ 15 जजेस, कोर्ट में 15 जजेस है। सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली सेपरेटली 15 जजेस को अपनी तरफ से इलेक्ट करते हैं। उनमें से 15 पर्सन है वो मेजोरिटी ऑफ वोट से दोनों
बॉडीज की मेजोरिटी ऑफ वोट से इलेक्ट होके वहां पे आएंगे। किसी भी सेम कंट्री से 2 जजेस एक साथ नहीं आ सकते। अगर आ भी गए हैं तो जो सीनियर होगा, जो एल्डर होगा, उसको वहां पर चूज किया जाएगा, इलेक्ट किया जाएगा, दूसरे को छोड़ दिया जाएगा। अब इसके फंक्शंस क्या क्या हैं जनरल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के? सबसे पहला है कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन। The court possesses compulsory jurisdiction in 2 ways. First, a large number of treaties provide that dispute arising under them would be submitted to the court. जो treaties हैं, treaties के ऊपर कोई dispute है तो वो कोर्ट में सबमिट किए जा सकते हैं। Disputes pertaining to the interpretation of international law, और कुछ disputes जिनमें इंटरनेशनल इंटरप्रिटेशन या इंटरनेशनल लॉ के इंटरप्रिटेशन की रिक्वायरमेंट है, वो केस यहाँ जाते हैं। फिर रिपेयरेशन के लिए केसेस यहाँ जाते हैं। कुछ कंट्रीज के बीच में आपस में कोई जगह डिस्प्यूट हो गया और किसी भी तरीके से एक कंट्री को लग रहा है कि मुझे कंपनसेशन मिलना चाहिए इस मैटर में, तो उस तरह के केसेस भी कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास जाते हैं। देन वॉलंटरी जुरिस्डिक्शन, इट्स जुरिस्डिक्शन कवर ऑल केसेस विच द पार्टी रेफर टू इट। वॉलंटरी जुरिस्डिक्शन, कोई भी पार्टी इंटरनेशनल कोर्ट के पास जो जाती है वो सारे के सारे केसेस इसके चाहती है कि मेरा कोई केस है वो इंटरनेशनल कोर्ट में जाए, तो वो यहाँ जा सकते हैं। वी कैन सेंड डिफरेंट कंट्रीज कैन सेंड केसेस टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। देन जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल एंड अदर ऑर्गन्स ऑफ द यूएनओ कैन टेक एडवाइजरी ओपिनियन फ्रॉम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। Then codification of international law. The court has played an important role in the codification of international law. It required a thorough examination of international custom, judicial decision and general principle of law. ये इंटरनेशनल जो लॉ कोडिफिकेशन करते हैं उसमें ये पहले ये जरूरी है कि इंटरनेशनल कस्टम्स हैं, जुडिशियल डिसीजंस हैं, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, वो सारे के सारे ध्यान में रख के ये इंटरनेशनल लेवल पर जो इम्पोर्टेंट कोडिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ है वो कर सकते हैं। यानी किसी भी कंट्री के किसी भी लोगों को इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, उन चीज़ों को ध्यान में रख के इंटरनेशनल लॉ को कोडिफाई कर सकते हैं। इवॉल्विंग प्रोसीजर फॉर पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, और कोर्ट में सजेस्ट अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट्स। और इसके साथ साथ इंटरनेशनल कोर्ट है वो किसी भी डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए अप्रोप्रिएट मेथड है वो गाइड कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। ये सारे के सारे इंटरनेशनल कोर्ट के फंक्शंस हैं। थैंक्स बेटा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल मी।